कैसा था, हर मजहब वाले को बराबर हक दिया गया था। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जहन में बात साफ बिल्कुल बैठी हुई थी कि मुल्क सबका है, आज़ादी सबने दिलाई है, इसलिए कवानीन भी सबके लिए, सबको हुकूक मिलना चाहिए। इसी वक्त वो उस कानून में, उस हमारे दस्तूर में आर्टिकल 32 जो है उसके जहन में ये बात लिखी हुई है, संविधान के आर्टिकल 32 के अंदर ये बात लिखी हुई है। वही आर्टिकल है उस पर बहुत बहस हुई थी और उसी वक्त डॉक्टर अम्बेडकर से बहुत सारे सवाल उठाए गए थे, क्योंकि उस आर्टिकल 32 के जहन में लिखा गया था कि इस मुल्क में तमाम मज़हब वालों को आजादी से जीने का हक हासिल है। इसके जवाब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बराबर दिए, लेकिन दस्तूर तो बराबर रहा, दस्तूर बड़ा भी है, लेकिन वक्त गुजरता गया, नीयतें बदलती गई, लोगों के दस्तूर को इस्तेमाल जिस तरह से बनाया गया था उसके इस्तेमाल का तरीका बदलता गया। मफाद परस्ती ने, फिरका परस्ती ने मजहब के नाम पर अपने सियासत के हथकंडे में कामयाब होने के लिए उस दस्तूर के जो आर्टिकल थे उसको तहस नहस करके रख दिया। ऐसा नहीं था, ये मुल्क सबका है, सबका रहेगा, ये किसी एक की जागीर नहीं है, ये किसी एक कौम की जागीर नहीं है। बिल्कुल आप लोग हक से रहो, बिल्कुल आजादी से रहो। संविधान जब मुल्क में रह रहे हो तो संविधान पर ही अमल किया जाएगा, दूसरी कोई बात नहीं। जहाँ जहाँ जो हालात चल रहे हैं देश के, जैसे एहतिजाज, जो एहतिजाज बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए किए जा रहे हैं, वो एहतिजाज में बिल्कुल शामिल होना, बिल्कुल हमारे मैं तो कह रहा हूँ उनके कानून दस्तूर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ये दस्तूर कहता है, बातें तो बहुत है, वक्त तो ज़्यादा हो जाएगा। आखिर में अब्दुल हई साहिर लुधियानवी की एक नस्ल से मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, बस वही पैगाम रहेगा, ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं। ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं, सैकड़ों नस्लों की मेहनत ने संवारा इसे, तेरे कदमों के तले या मेरे कदमों के तले, नूर इंसान के शब रोज की तकदीर नहीं। मेरा काम कुछ भी सही, मेरा आराम कुछ भी सही, अहले सरवर की सियासत का सितम कुछ भी सही, उनका विरसा और खंडर ये सितम इजाद न कर, तेरी तकलीफ नहीं तो इसे बर्बाद न कर। ऐसे मनसब है गलत तो उनके मनसब, तेरी तारीफ से ढाले गए तू मुजरिम है, मेरी तारीफ से ढाले गए मैं मुजरिम हूँ। पटरियाँ रेल की, सड़कों की बसें, फोन के तार, तेरी और मेरी खताओं की सजा क्यों होते, उन पे क्यों जुल्म हो जिनकी कोई तफसीर नहीं। ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं। आखिर मन है अपना हक मांग मगर उनके ताउन से ना मांग, अपना हक मांग मगर उनके ताउन से ना मांग, जो तेरे हक का तसव्वुर ही फना कर डाले। हाथ उठा अपने मगर उनके जिलों में ना उठा, जो तेरे हाथ तेरे कम से न कर डाले। ख्वाब आज़ादी की इच्छा की तारीफ नहीं, ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं। जय हिंद। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा मसला हिंदुस्तानियों के पास, क्योंकि आजादी जो मिली है वो तमाम की कुर्बानियों से मिली। किसी एक कौम, किसी एक मजहब, किसी एक वर्ग, किसी एक फौजी की कुर्बानी की वजह से आजादी नहीं मिली, बल्कि हिंदुस्तान के एक एक शख्स, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो किस कहीं का भी रहने वाला हो, उसकी कुर्बानी के बाद आजादी मिली। इसलिए आजादी के बाद तमाम हिंदुस्तानियों ने, तमाम मज़हब वालों ने बड़े मशवरे के बाद, रहनुमाओं ने, इन्होंने बड़े गौर खौफ के बाद में मुल्क के कवानीन को बनाने के लिए कमेटी बनाई थी। और उसके बाद में मेहनतों के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मुल्क का कानून अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम।
कलमात को सुनने के लिए आप बेचैन हैं, इसलिए मैं माइक पर रहमत दे रहा हूँ मोहतरम जनाब अल्लाह सैयद शफकत शाकिर साहब। उनके निर्माता भी रहा था। हमारी कराने वाली सोसाइटी दारुल उलूम हिमालय एजुकेशन सोसाइटी के मेंबर आज इस स्कूल से हुए हमारे साथी होता है बता दी गवर्नमेंट में ये नहीं हमको क्या लिखे उसका पूजन की गुरुजन मेरे माध्यम तथा प्रारंभ द्वारा 71 व 70 शुभेच्छा आज हा भारताचा 70वा दिन साजरा करीत आहे. 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय राज्यघटना अंमलबजावणी झाली आणि तेव्हापासून आपला भारत देश प्रजासत्ताक देश बनला. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मेघू पिला दो त्यांनी 2 वर्ष 11 महिने 11 दिवस पर्यंत भारताची राज्यघटना देण्याची भारतीय संविधानाने आपल्याला शिक्षण भाषण आरोग्य आणि भारताला गणतंत्र यासाठी मानले की देशातील सर्व शक्तीला निवडून देण्याचा अधिकार भारतीय मंत्रालय आहे. भारताला संपूर्ण स्वराज्य मिळवण्यासाठी स्वतःच सैनिकांनी खूप संघर्ष केले. काहींनी आपले प्राणाचे बलिदान दिले कारण की येणारी पिढीला कोणतेही संघर्ष करायला हवे आणि संपूर्ण भारताला पुढे घेऊन जाऊ शकते. त्या गुलामी का धोया है जान उठाकर दीप जलाए है कितने दीप बुझाकर. त्या गुलामी का धोया है जान उठाकर दीप जलाए है कितने दीप बुझाकर. मिली है जब ये आजादी तो फिर इस आजादी को रखना होगा हर दुश्मन से आप बचाकर. परंतु आज आपण पाहता आहोत काही विशिष्ट लोक भारतातील नागरिकांनी जाती जातीमध्ये विभाग करून त्याचा संघर्ष निर्माण करीत आहोत. आज भारतामध्ये वाढती बेरोजगारी, शेतकरी समस्या, वाढती लोकसंख्या, घसरता भारताचे आर्थिक स्तर या सर्वांकडे कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांचे लक्ष नाही. तो तर्फा आपली राजकीय भविष्य मागे लागले तरी मी आपल्याकडून पिढीला आवाहन करते की कोणत्याही This is very auspicious occasion for all us. Since 1950 we are celebrating Republic Day every year with lots of joy and happiness. The Constitution of India came into force on 26th January in 1950. So we celebrate this day as the Republic Day every year. This year we are celebrating 71st Republic Day of India. Republic means superpower of the people living in the country and all the public to elect their representatives as political leaders to lead the country in right direction. Our great Indian freedom fighters have struggled a lot for their future. Generations may live without struggle and lead country ahead. We should never forget their sacrifices towards our country. We should think seriously about it and do all possible efforts to lead our country. We should think seriously about it. Respected Dr. Abdul Kalam sir has said that if a country is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel there are three key social members who can make अनाबिया अब्दुल रेहान शाह फराना। इसी तरीके से दूसरा इनाम हासिल किए हैं अफीफा फातिमा रशीद खान टेंथे। इन्होंने टीचर डे के मौके पर दूसरा इनाम हासिल किए हैं अफीफा फातिमा।
तालियां बजा दो। इसी तरीके से अब सुनना है कि फर्स्ट प्राइज किसने हासिल किया है और टीचर डे के मौके पर किसने ज़्यादा मेहनत से और लगन से बच्चों को तालीम दी है। तो मैं आवाज़ दे रहा हूँ, तालिबा है सानिया हमारा 10th भी, वो यहाँ पर आया। फर्स्ट प्राइज हमारे स्कूल के सदर मुदर्रिस साहब के हाथों से दिया गया है। सानिया हमारा 10th भी, इन्होंने फर्स्ट प्राइज हासिल किए हैं। 12वीं जमात से मैं आवाज़ दे रहा हूँ तीसरे इनाम के लिए। सालिहा अंजुम तशरीफ लाए 12वीं जमात से। सालिहा अंजुम इन्होंने तीसरा इनाम हासिल किया टीचर डे में। हमारे सदर मुदर्रिस से आपके हाथों से इनाम लेके जाए। दूसरे इनाम के लिए आवाज़ दे रहा हूँ समान अंजुम निसार अहमद समान अंजुम, इन्होंने दूसरा इनाम हासिल किए हैं 12वीं जमात से टीचर डे के लिए। समान अंजुम ये मुकाबले छोटे से देहात से आती है बच्ची सिंगापुर से, इसने दूसरा इनाम हासिल किया है। तालियां बजाएं जोरदार। और फर्स्ट प्राइज के हकदार है शीर जमा खानम उजैर अहमद, मास्टर उजैर अहमद साहब की दोस्तर शीर जमा खानम, वो यहाँ पर आए और अपना फर्स्ट प्राइज हमारे स्कूल के सदर मुदर्रिस साहब के हाथों से लेकर जाए। शीर जमा खानम, जोरदार तालियां। उन्होंने फर्स्ट प्राइज हासिल किए हैं टीचर डे के मौके पर। आगे की कार्रवाई कीजिए। बहुत मेहनत है सारी। चल चल उमामा तस्लीम जमीन अहमद, ये 9th का ताल्लुक है। फर्स्ट प्राइज हासिल की है 10वीं जमात से, रोल नंबर 168। इस बच्चे को सैयद सदर मुदर्रिस साहब की तरफ से एक कपड़ों का जोड़ा भी नजराना पेश किया जाता है। तालियां बजाओ। ऐलान वादा समय ऐलान किए थे कि अगर कोई फर्स्ट प्राइज हासिल करेगा तो उसको कपड़ों का जोड़ा दिया जाएगा। 10वीं जमात 11वीं जमात से रोल नंबर 188। ये धरती माँ है मेरी, ये अलन ऐलान लिख देना, मेरी इस जिंदगी पे इसके है एहसान लिख देना। ये किसका मकबरा है दुनिया वाले जान जाएंगे,
कब्र के पत्थर पे हिंदुस्तान लिख देना। बहे खून में आजमन के लिए, चमन के लिए मेरी जान जाए, वतन के लिए मोमबत्ती जला रहे थे, दुकान से ला रहे थे। दुकानदार की दुकान क्यों बंद थी? वो नहाया क्यों नहीं था? पानी क्यों नहीं था? मशीन क्यों बंद थी? बैठ जाना है काशिफ। एक तरफ अकल, दूसरी तरफ पैसा, तुम इन दोनों में से कौन सी चीज चुनोगे? सर पैसा। बिल्कुल गलत जवाब। मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अकल चुनता। आपने सही कहा, जिसको जिस चीज की जरूरत रहती है वो वही चुनता है। बैठ जा बच्चा। सुधेर, यस सर। दुनिया में सबसे तेज उड़ने वाला परिंदा कौन सा है? सर मुर्गी। क्या तुझे तेरे अब्बा ने सिखाया है मुर्गी? सर अब्बा को जानते हो? कौन है तेरे अब्बा? पुलिस इंस्पेक्टर। अरे बच्चों सही जवाब है, लिखो मुर्गी। बैठ जा सुधेर, बैठ जा। रेहान, यस सर। दुनिया में कितने बड़े आदम हैं? सर चार। चार? कौन कौन से? सर पहला मुगली आजम, दूसरा कायदे आजम, तीसरा सिकंदर आजम, चौथा मेरे चचा का नाम नागोदकर आजम। बैठ जा नालायक। सुहाना, तुम खड़े हो जाओ। सर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके बताओ। अंग्रेजी कोई भाषा में हाथ तो लगा के रखना। बैठ जा बच्चा, मुझे लगता है तेरा पर उमामा तस्लीम जमीन है। उमामा तस्लीम जमीन अहमद ये 9 का ताल्लुक है। फर्स्ट पढ़ाई जा रही है 10वीं जमात से, रोल नंबर 168। रेहान साहब जाकिर हुसैन साहब। इस बच्चे को सैयद सदर मुदर्रिस साहब की तरफ से एक कपड़ों का जोड़ा भी नजराना पेश किया जाता है। ताकि हो जाए ऐलान वादा समय ऐलान किए थे कि अगर कोई फर्स्ट प्राइज हासिल कर लेगा तो उसको कपड़ों का जोड़ा दिया जाएगा। 10वीं जमात 11वीं जमात से रोल नंबर 188। मेरे 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 ससुराल वाले क्या बोलूं, सबके सब काले काले क्या बोलूं। मेरे मेरे ससुराल वाले क्या बोलूं, सबके सब काले काले क्या बोलूं। बाहर बाहर पूछे क्या पकाए हुए हुई, बाहर पूछे
क्या पता है बहनोई कितने कमतर है साले क्या बोलूं। सर पर उठा ली घर दो आड़ों का, सर पर उठा ली घर दो आड़ों का, रोज रोज खिचड़े निवाले क्या बोलूं। बाहर बातें स्वाद मिचंगी, बाहर बातें स्वाद मिचंगी, घर में हंसुआ जाले क्या बोलूं। महंगा है भाजी पाला फिर उस पर, महंगा है भाजी पाला फिर उस पर, कम तोले सब्जी वाले क्या बोलूं। उनसे अंधेरा गुप हुआ सैयद, उनसे अंधेरा गुप हुआ सैयद, थे जो कल के उजाले क्या बोलूं। सुनता रहा हंस हंस के मैं उस बच्ची की बातें, फरमाइश वो करती रही सारे सफर में, जागी ना मोहब्बत मगर मेरे जिगर में, सहरा में चला आया मैं बस्ती से निकल कर, बच्ची भी वहाँ पहुँची मेरे साथ ही चल कर, सुनसान जगह देख के सरशार हुआ मैं, उस बच्ची की तदफीन को तैयार हुआ मैं, तब मैंने सोचा कि यही कब्र बना दूं और आज ही इस बच्ची से छुटकारा मैं पालूं। जब मैंने किया एक गड़ा खोद न जारी, उस वक्त मेरे सहन पे शैतान खतारी, गर्मी की बात चूर हुआ जब मैं थकन से, उस वक्त पसीना निकल आया था बदन से, मासूम सी बच्ची को तरस आ गया मुझ पर, हाथों से उस बच्ची ने साया किया मुझ पर, दम लेने को बैठा जो जरा मुझसा कमीना, वो पोंछ रही थी मेरे चेहरे का पसीना, रह रह के मेरा हाथ बटाती रही वो भी, और कब्र की मिट्टी को हटाती रही वो भी, मेरे कपड़ों पे लगी कब्र की मिट्टी, जो साफ किए जाती थी वो नन्ही सी रस्सी। रोज एक चीज टूट जाती है, रोज एक चीज टूट जाती है, शादी शादी हमेशा क्यों करता, शादी शादी हमेशा क्यों करता, पीठ क्या तेरी भी बुझाती है। बनके दुल्हन जो घर में आती है, बनके दुल्हन जो घर में आती है, घर में अंगार फिर लगाती है, घर में अंगार फिर लगाती है, पैसे मेरे वो यूं उड़ाती है, पैसे मेरे वो यूं उड़ाती है, लाली पाउडर खरीद लाती है, लाली पाउडर खरीद लाती है, रंग महफिल में वो यूं जमाती है, रंग महफिल में वो यूं जमाती है, घर की बातें वो सब सुनाती है, घर की बातें वो सब सुनाती है, घर में झाड़ू जो मैं लगाता हूँ, घर में झाड़ू जो मैं लगाता हूँ, बीवी चुपके से मुस्कुराती है, बीवी चुपके से मुस्कुराती है, अब वो आंखों से ही नहीं पर, अब वो आंखों से ही नहीं पर मुझको बेलन से भी डराती है। तोबा तहरीन नाजिरखान 8C, 9वीं जमात से रोल नंबर 111, 9वीं जमात से रोल नंबर 111 वो यहाँ पर आए जल्द अज जल्द, और हमारे सदर मुदर्रिस जैन सर के हाथों से फर्स्ट प्राइज मिली है। इन्होंने हैंडराइटिंग कॉम्पिटिशन में अदीमा कौसर शफीउद्दीन, इन्होंने फर्स्ट प्राइज हासिल किया हैंडराइटिंग कॉम्पिटिशन में। 12वीं जमात से 193 रोल नंबर 193, 193 तशरीफ लाई। और हमारे स्कूल के सदर मुदर्रिस साहब सैयद रेहान सर के हाथों अपना फर्स्ट प्राइज लेके जाएंगे।
रौनक जहां सैयद अंसार, मैं आगे की कार्रवाई के लिए नदी इमाम से करवा दे रहा हूँ। से बाहर हो गए, यानी मुल्क से बाहर। इन 19 लाख लोगों में वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने कारगिल जंग में हिस्सा लिया था, यानी फौजी लोग। इन 4 लाख फौजियों को भी शहरियत नहीं मिली। हुकूमत ने आसाम रियासत से एनआरसी की मालूमात को जमा करने के लिए 1600 करोड़ रुपए खर्च किए। ये लोग जो बैतूल को जानिब करार दिए गए थे, इनमें से 14 लाख हिंदू थे और बाकी 5 लाख मुसलमान। अब हुकूमत ने सोची कि इन 14 लाख लोगों को मुल्क के बाहर भेजना या फिर डिटेंशन सेंटर में। डिटेंशन सेंटर एक जेल की तरह होता है। अगरचे हुकूमत इन 14 लाख हिंदुओं को मुल्क के बाहर भिजवाती है, तो मुल्क में ये पैगाम पहुंचता है कि बीजेपी हिंदू मुखालिफ पार्टी है। हुकूमत ने इन 14 लाख हिंदुओं को मुल्क में जगह देने के लिए एक नया कानून बनाया, जिसे सीए कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क की एक रियासत से 40 लाख लोग शहरियत से महरूम रहते हैं, तो पूरे मुल्क में कितने होंगे? अगर लाखों लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा गया, तो लोगों की जरूरत कैसे पूरी होगी? पहले कायदे के हिसाब से दुनिया के हर मुल्क में रहने वाले इंसान भारत की शरीयत के लिए दरख्वास्त दे सकता है और हुकूमत को इख्तियार है कि उसे कबूल करे। तो फिर सीए लाने का मकसद क्या था? एनआरसी लाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मुल्क में तनाव पैदा करके दोनों सीधा बैठो, नुमान, सीधा बैठ, निकल सिर पर गाओ। ताकि अपना वोट सीधा बैठ। मजबूत कर सके और महंगाई और बेरोजगारी से लोगों का ध्यान रखे। मैं आखिर में बस इतना कहूंगी कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। न कोई दाना